गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेटेड बुक्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने रिकंसिलेशन और नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में बात कर ली थी। इंटीग्रेटेड बुक्स में आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल होता है और कॉस्टिंग होता है, सेपरेट नहीं होता, हम एक ही बुक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां कोई जीएलए नहीं होता। हम लोग जहां पर भी डेटर क्राइटर होते हैं वहां डेटर क्राइटर ही यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं। जहां पर भी जीएलए आएगा उसकी जगह आपने जो भी रियल और पर्सनल अकाउंट आना चाहिए वही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सब चीजें सेम है। जहां पर भी डेटर आएगा वहां पे डेटर का यूज करेंगे, मतलब जहां पर भी जीएलए आता था अदरवाइज पहले, तो वहां जीएलए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां डबल एंट्री नहीं हो रही है, एक ही एंट्रीज हो रही हैं, एक ही बुक्स हैं। अगर हमने कोई खरीदा है तो टू बैंक ही करेंगे, अगर कोई सैलरी पे किया है तो बैंक या कैश करेंगे, अगर किसी को उधार सेल किया है तो क्रेडिटर करेंगे, सॉरी डेटर करेंगे, और अगर उधार खरीदा है तो क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जीएलए यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, बस वही है, बाकी सब चीजें सेम है। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड है, रॉ मटेरियल परचेज आएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल की एंट्री तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। परचेज अकाउंट जब हमारी इंटीग्रेटेड बुक्स होती हैं और कॉस्ट लेजर भी बीच में डालने होते हैं, हम परचेज को डेबिट नहीं करते, हम स्टोर लेजर को डेबिट कर लेते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, किसी ने बोला थोड़ा ना कि परचेज को डेबिट करना है। तो जब हमारे कॉस्ट लेजर बन रहे होते हैं साथ में, देखो एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट बनने हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में हम परचेज टू कैश करेंगे। लेकिन जब हमारा एक अकाउंटिंग सिस्टम है, जब इसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड कंबाइन बना रहे हैं, तो हमें कॉस्टिंग को ध्यान में रख के भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो परचेज की जगह स्टोर लेजर कर दो या मटेरियल कंट्रोल कर लो, परचेज मत करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? यानी कि जो नॉमिनल खाते हैं वो कॉस्टिंग के हिसाब से कर दो, और रियल और पर्सनल है वो फाइनेंशियल के हिसाब से कर दो। जो नॉमिनल खाते हैं ना वो कॉस्टिंग के हिसाब से बना दो, और रियल और पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से, उसके फाइनेंशियल के हिसाब से बना दो। और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्योरली कॉस्टिंग नेचर की होती है, फाइनेंशियल में वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करती हो, उनको कर दो। जैसे WIP में मटेरियल गया, जैसे रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया, रॉ मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हुआ, गुड्स बन के फिनिश्ड गुड्स में गए, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गए। ये ऐसी एंट्री है जो प्योरली कॉस्टिंग लेजर की है, ये फाइनेंशियल में वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनको सेपरेटली रिकॉर्ड कर लो। जो कंबाइन एंट्री है, कॉमन एंट्री है, मतलब वो एंट्री जो कॉस्टिंग में भी रिकॉर्ड होती है और फाइनेंशियल में भी रिकॉर्ड होती है, उसके दो हिस्से कर दो। एक वाला पार्ट कॉस्टिंग के हिसाब से कर दो, दूसरे का फाइनेंशियल के हिसाब से कर दो। अगर नॉमिनल अकाउंट बीच में आता है कॉस्टिंग के हिसाब से कर लो, और अगर बीच में रियल और पर्सनल आ रहा है वहां डेटर क्रेडिटर कैश बैंक यूज कर लो। और जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रियलिटी में फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां पर हम लोग जो कॉस्टिंग की प्योर एंट्रीज है वो कर देंगे। बस वही करना है। तो आपको करने के लिए सिंपल एक चीज याद रखनी है, जीएलए यूज नहीं करना। जीएलए के लिए की जगह पे डेटर, लॉजिक मैंने बता दिया कि हम जो कॉमन एंट्रीज हैं उनको जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है उसके हिसाब से कर देते हैं, और जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है उसके हिसाब से कर देते हैं। एक ही एंट्री बन जाती है, दोनों पर्पस को पूरा कर देती है। जो बिल्कुल एंट्री जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर की है उनको प्योरली फाइनेंशियल के हिसाब से कर देंगे, और जो प्योरली कॉस्टिंग के नेचर की एंट्रीज है वो प्योरली कॉस्टिंग के हिसाब से हो जाएंगी। तीन तरीके की एंट्रीज होती है ना, एक कॉमन एंट्रीज होती है, एक प्योरली फाइनेंशियल नेचर की, प्योरली कॉस्टिंग के नेचर की। जो कॉमन है उसके डेबिट में कॉस्टिंग या क्रेडिट में कॉस्टिंग कर दो, और डेबिट क्रेडिट में जो जहां पर नॉमिनल आएगा वहां कॉस्टिंग लेजर यूज कर लेना, जहां पे रियल पर्सनल आएगा वहां पर फाइनेंशियल लेजर यूज कर लेना। जो प्योरली फाइनेंशियल की वो फाइनेंशियल के हिसाब से होगी, प्योरली कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग के हिसाब से हो जाएगी। ये तो लॉजिक होता है। और अगर आप वैसे नॉर्मली देखना चाहते हो तो जहां पे जीएलए यूज कर रहे थे वहां डायरेक्टर क्रेडिटर यूज कर लेना बस। ठीक, तो रॉ मटेरियल परचेज स्टोर लेजर टू कैश या बैंक या क्रेडिटर। डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन प्योरली कॉस्टिंग की एंट्री है, कहां जाएगी? WIP टू स्टोर लेजर। ठीक है, वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट, पहले तो वेजेस कंट्रोल टू कैश, और फिर जो 30% 70% इसका डायरेक्ट है, यानी कि 36,000 इनडायरेक्ट हो गया और 84,000 डायरेक्ट हो गया। जो डायरेक्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस कंट्रोल, और इनडायरेक्ट है फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन हो ही गया, और हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू कैश या बैंक। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ कोर्स इनकर्ड हुई होगी ये। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक,
ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट WIP क्रेडिट होगा और फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल डेबिट होगा। ये प्योरली कॉस्टिंग की एंट्रीज हैं। सेल्स एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश टू सेल्स भी कर सकते हो, डेटर टू सेल भी कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑफ कोर्स नील है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश टू डेटर्स प्योरली फाइनेंशियल नेचर की, कैश टू डेटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर प्योरली फाइनेंशियल की, क्रेडिटर टू कैश, ठीक है। तो दीज आर द एंट्रीज। ये देखो स्टोर लेजर टू पेबल या टू क्रेडिटर्स, ठीक है। ये प्योरली कॉस्टिंग की होगी, वो कॉस्टिंग में चलेगी। ये मिक्स एंट्री है, जो नॉमिनल अकाउंट है वो कॉस्टिंग के हिसाब से हो गया, और जो रियल और पर्सनल था उसकी जगह बैंक आ गया, फाइनेंशियल की जगह। ये प्योरली कॉस्टिंग की एंट्री, उसकी अगली एंट्री भी प्योरली कॉस्टिंग की एंट्री, उसकी अलग मिक्स वाली एंट्री नॉमिनल अकाउंट कॉस्टिंग के हिसाब से, दूसरा है रियल पर्सनल फाइनेंशियल के हिसाब से। ये भी प्योरली कॉस्टिंग की एंट्री, ये भी पे की है मिक्स एंट्री, और ये भी प्योरली कॉस्टिंग की एंट्री है, और ये भी प्योरली कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा हाँ, ये चीज रह गई है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्रीज है उसमें ये फिनिश गुड्स और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेट करना, वो भी रह गया। 20,000 ये वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है इसमें, पर ये एंट्री कहां से आ गई फिर? अच्छा फिनिश गुड्स, उसको कॉस्ट ऑफ सेल में भी लेके गए हैं, पूरी सेल तक की एंट्रीज डाली हैं, ठीक है। ये वाली एंट्रीज भी आपने, हालांकि क्वेश्चन बोल नहीं रहा बट आपने करनी है, सारी क्लोज करनी है ना, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी कीप्स बुक्स ऑन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 जनवरी 2018। लेजर का बैलेंस है, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है, फिनिश गुड्स का, बैंक अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया? इंटीग्रेटेड बुक्स है, ठीक है। फिक्स एसेट का खाता, डेटर का, शेयर कैपिटल का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 वर्क पे किए वेजेस कंट्रोल टू कैश, और डायरेक्ट WIP में चलेगी और इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएंगी। उसके बाद मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, स्टोर लेजर क्रेडिट हो जाएगा। मटेरियल फॉर रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा, स्टोर लेजर क्रेडिट हो जाएगा। फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, फिनिश गुड डेबिट होगा तो स्टोर लेजर सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट होगा। सेल्स हम लोगों ने क्रेडिट किया, डेटर डेबिट होंगे, सेल क्रेडिट होगा। कॉस्ट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या आएगा? फिनिश और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, WIP डेबिट होगा और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट होंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड, प्रोडक्शन में किए हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड WIP डेबिट टू कैश, या हाँ WIP डेबिट टू कैश कर लो, ठीक। जैसे ओवरहेड डेबिट करके टू कैश करके और फिर उसको चार्ज कर दो प्रोडक्शन में, WIP टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कर सकते हो। सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड हुए, सेलिंग ओवरहेड डेबिट करोगे टू कैश। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू कैश। पेमेंट ऑफ डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी की है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नहीं समझ आया? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मत डालना, फैक्ट्री ओवरहेड डाल देना, ठीक है। देख लेते हैं इस एंट्री को। और रेंट प्रीपेड है इंक्लूडिंग इन, तो ये आपका रेंट प्रीपेड की एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट कर लेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और WIP का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो मैच कर जाएगा, गुड्स बन चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे चार्ज करने रहते हैं, पे कर दी ना, चार्ज करेंगे, किसमें चार्ज करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग खर्चे उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल फिर कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, वहां से प्रॉफिट आ जाएगा, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे इनकर तो कर दिए थे, प्रोडक्शन में वो कॉस्ट का पार्ट बनाना रहते हैं ना, वो वाली एंट्री प्योरली कॉस्टिंग नेचर की। इन ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है? प्योरली कॉस्टिंग की एंट्री कभी मिस होती है। तो आप देखो मटेरियल WIP में जा चुका है, उसकी एंट्री डल चुकी है। WIP से चीज बन के फिनिश गुड्स में जा चुकी है। फिनिश गुड्स में हमने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे वो जोड़ दिए, लेकिन जो खर्चे रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल है वो जोड़ने बाकी है। इनकर तो कर दिए थे, वो हमने जोड़ देने हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। सेल तो ऑलरेडी कॉस्टिंग पीरियड में होगी, तो डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। ये रहा स्टोर लेजर। अच्छा लेजर बनाने हैं तो ऑटोमेटिकली फिर तो बन ही जाएंगे। वो वाला देखते हैं, फैक्ट्री वाला, ये रहा, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन, मशीनरी नहीं क्रेडिट की, उन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। दो ही तरीके होते हैं ना, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अलग रिकॉर्ड कर रहे हो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन
अलग होती है, या डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होती है। मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड टू मशीनरी कर दी थी, मतलब हम लोगों ने नेट पे एंट्री की थी, इन्होंने दूसरी प्रोविजन वाली कर दी है, बात तो एक ही है। और ये देखो प्रीपेड रेंट इन्होंने अलग से रिकॉर्ड कर लिया, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। जब रेलेवेंट लेजर बोलते हैं तो जितने भी लेजर अकाउंट वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे लेजर आपको बनाने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है ये। In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost account for the company which operate a batch costing system fully integrated with financial accounts. Financial account के साथ आपका fully integrated है। The following relevant information is provided to you. ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, स्टोर लेजर का बैलेंस है, WIP का बैलेंस है, फिनिश गुड्स का बैलेंस है, प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, अंडर रिकवरी, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द, पिछली बार अंडर रिकवर हुए होंगे। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग दैट मटेरियल परचेज, स्टोर लेजर टू कैश या बैंक, मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन टू फैक्ट्री, तो क्या होगा ये एंट्री, WIP डेबिट होगा टू मटेरियल क्रेडिट होगा, और दूसरे में फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा टू मटेरियल क्रेडिट होगा। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस नो एंट्री, नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे WIP का एक ही खाता बन रहा है। बैचेस का मतलब आपके 4 बैचेस यानी कि 4 WIP है, एक WIP क्रेडिट होगा दूसरा डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा दूसरा डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर एक ही WIP है, प्रोडक्शन का खाता इकट्ठा बना रहे हैं तो इसी में रहेगा, इसकी कोई एंट्री हमने करनी नहीं है, क्योंकि बैचेस में से ट्रांसफर हुआ ना, ये तब होता है कि जब आपके पास 2 WIP बन रहे हो तो एक WIP से मटेरियल निकल के दूसरे WIP में जाता है, बट यहां पर तो ऐसा कोई नहीं है। हम जॉब वाइज नहीं बना रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। देख लो जॉब वाइज तो नहीं बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है बस, ठीक है। अलग अलग बैचेस का नहीं आएगा, अभी हर एक बैच की अलग कॉस्ट एंट्रीज के थ्रू करके बताओ, तो एक टोटल ही निकालना, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद टोटल वेजेस पेड, टोटल 30,000 आप पे कर दोगे, वेजेस कंट्रोल टू कैश, और जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाएंगी टू वेजेस कंट्रोल, और इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएंगी टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस वो उन्होंने बताई दिया। अच्छा ये 20 ही चार्ज किया, सॉरी 25 नहीं जाएगा, 20 जाएगा। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस सिर्फ 20 गए हैं, 5 अभी डायरेक्ट वेजेस रहती हैं, ठीक है। अभी नहीं समझे, देखते हैं क्या आगे जाके। 20,000 में से 25,000 की टोटल डायरेक्ट वेजेस पे किए हैं, प्रोडक्शन में सिर्फ 20 ही चार्ज किए अभी तक हमने, आगे देखते हैं। रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर का मतलब बताओ। रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर को क्या ट्रीट करोगे, नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो इसे भी WIP में ले जाओ, नॉर्मल लॉस है ना, वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाओगे। नॉन प्रोडक्टिव टाइम है जब वो खाना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो गया, उसकी वेजेस हैं। ये जो 20,000 टोटल 25 पे की, उसमें से जो काम वाली वेजेस थी वो तो सीधा ही WIP में जोड़ दी। जब वो रेस्ट कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, तो वो भी तो वर्क कस्टमर ही बियर करेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो 5 उसको भी वहीं चार्ज कर देंगे, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश या बैंक। सेल्स हुई है तो सेल डेटर टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। एक मिनट, हाँ जी, तो नेक्स्ट है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, तो आपने इनकर्ड कर लिए। और हाँ ये वाला कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड है, ये सोल्ड है, तो इसका मतलब ये फिनिश गुड से निकले हैं, कहां गए होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में गए होंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, वही होता है, ठीक। ये सेल पे ले रहा हूं मैं, कॉस्ट पे नहीं ले रहा, ठीक है। अगर ये कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, ठीक है, तो ये मैं सेल पे ट्रीट कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चन में लिखा होता है ब्रैकेट में कॉस्ट, अगर कॉस्ट लिखा हो तो WIP पे, WIP से आ रहा है, फिनिश गुड्स बन रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, कई बार वो क्या करते हैं कॉस्ट लिख देते हैं। कॉस्ट लिखने का मतलब ये होता है कि ये कहां से आए हैं, WIP से आए हैं, बस वो फर्क हो जाता है कई बार। अब ये फिनिश गुड्स से आए हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू
फिनिश गुड्स, ठीक। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड कंप्लीटेड नॉट ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिजिकल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ, फिजिकल, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड नॉट ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड ड्यूरिंग द मंथ, नहीं, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसका उसका फिनिश गुड्स का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड बट एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द, अच्छा सॉरी जल्दी मैं पढ़ी नहीं ढंग से रहा, दोबारा पढ़ता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, ये डब्ल्यूआईपी से गुड्स बन के गए हैं फिनिश गुड्स में, ठीक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया डब्ल्यूआईपी का, ठीक। द प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू डब्ल्यूआईपी। तो आप देखो प्रोडक्शन ओवरहेड का रिकवरी रेट दे दिया, वेजेस आपकी 25 ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो 25,000 का 150% हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर कर लेंगे, बाकी अंडर रिकवरी रह जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में जोड़ देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से 25,000 लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं वो टोटल नॉर्मल लॉस में, तो नॉर्मल लॉस भी तो कॉस्ट का ही पार्ट होगा, मतलब आई डोंट नो, पर मेरे हिसाब से 25 के हिसाब से लेनी चाहिए। प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज 150% डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसलिए इन्होंने लिया हुआ क्योंकि यहाँ इन्होंने डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस लिखा हुआ ना, वैसे 25 नहीं लेनी चाहिए, नॉर्मल लॉस भी तो बीच में काउंट होता है। हाँ नॉर्मल लॉस डब्ल्यूआईपी में क्या है ना, ओवरहेड में लेके गए हैं। आई डोंट नो, ओवरहेड में नहीं जाना चाहिए। नॉन प्रोडक्टिव टाइम तो वही टाइम होता है जब बंदा खाना पीना खाता है, रेस्ट करता है, ब्रेक्स होती हैं, वही नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। क्या चीज कह रहे हो, देख लेते हैं। पांच हजार डाला हुआ है, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे इफ यू आस्क मी तो मैं तो यही बोलूंगा कि इट शुड बी द पार्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी, प्रोडक्शन का ही पार्ट होगा, होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने देखो पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है जैसे किया गया, बट लॉजिकली तो आप देखो हम वर्कर को जो 7,000 10,000 पे करते हैं वो सिर्फ उस टाइम का नहीं होता है जो वो काम कर रहे होते हैं, वो जब खाली बैठे होते हैं नॉर्मल लॉस वाला टाइम भी काउंट होता है, या तो उसे एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करो, ठीक है, कि हाँ जी एबनॉर्मल लॉस है, उन्होंने काम नहीं किया। नॉन प्रोडक्टिव टाइम तो वो टाइम, एक डाउन टाइम होता है, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम। डाउन टाइम का मतलब होता है वो काम नहीं कर रहे हैं, वेले बैठे हैं। नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है कि जो वर्कर्स खाना पीना खा रहे हैं। वो इसमें ये भी हो सकता है कि नॉन प्रोडक्टिव टाइम को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि उन्होंने काम ही नहीं किया उस समय, तो आई डोंट नो हाउ दे हैव ट्रीटेड दैट, क्लियर। तब वो तो जो रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से ये बन रहा है, ठीक है। तो इन्होंने नॉन प्रोडक्टिव टाइम को इन्होंने ट्रीट किया कि वो खाली बैठे हैं, ठीक है, खाली बैठे हैं इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रीट कर लिया। और जब ये प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रीट हो रहा है तो फिर जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 20,000 पे रिकवर होंगे। नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर इज ए प्रोडक्शन ओवरहेड एंड देयरफॉर विल नॉट बी चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। नोट दे दिया, मतलब ये नोट का मतलब अजम्पशन होती है उनकी, उन्होंने अज्यूम किया हुआ है इसको, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बताई दी थी। प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 हो गया। और इन वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल एक्सेस ऑफ फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टेकन रिजल्टिंग इन स्टॉक गेन इज ट्रांसफर टू, अगर आपका स्टॉक गेन आता है तो अब नॉर्मल गेन होता है और अब नॉर्मल गेन कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स। आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया और सफिशिएंट टाइम, इवन इस पर तो ज़्यादा ही टाइम लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट आइदर फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो भी आप रिकमेंड करोगे, पहले कौन सा करना चाहते हो, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो पहले कर लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम पहले कर लेंगे, देन मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।